हेलो फ्रेंड्स, नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 11 हमारा शुरू होने वाला है। इसके पहले हम अध्याय 7 पढ़ चुके हैं। अध्याय 7 के बाद अध्याय 8, 9, 10 ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हमारा सिलेबस में सीधे अध्याय 11 शुरू होता है। और अध्याय 11 में आप देखिए, धारा भी आपको याद होना चाहिए। अध्याय 11 में धारा धारा कहाँ से कहाँ है। लगभग हर चैप्टर में, हर अध्याय में आपको ये पता होना चाहिए कि किस अध्याय में कौन सी धारा कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर खत्म हो रही है। एक सीधा सिंपल सवाल मिलान करने वाला भी यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर। दूसरा, इस वीडियो में 159 से लेकर 199 टोटल धारा है, लेकिन इस अध्याय में हमने छोटे छोटे अलग अलग धारा में बांटकर इसको पढ़ा है ताकि छोटे छोटे वीडियो से आपको सारे के सारे याद हो जाए। स्पेशली इस वीडियो में हम धारा 159 से शुरू करेंगे और 165 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 159 से शुरू होगी और 165 तक हम यहाँ पर पढ़ने वाले। अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम है नगर विकास। ठीक है, नगर विकास और नगर योजना। तो डेवलपमेंट और जो स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर टाउन में, नगर में होती है, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले। तो लगभग लगभग सारी सारी चीजें वहीं पर आने वाले। किस तरह से ये योजना तैयार किया जाएगा, उसकी किस तरह से उसको लागू किया जाएगा, लागू करने में क्या क्या जो दिन है वगैरह, इन सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले। तो देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धारा 159। आज इस बार ऐसा करेंगे कि एक बार लास्ट में वापस सारे की सारी धारा को देख लेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट होगी वो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। धारा 159, धारा 159 में जो आगे आगे मटेरियल लिखा है उसमें जो बात की है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा हुआ नागरिक सर्वेक्षण, सर्वे किया जाएगा और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। यानी सर्वे करना, कोई भी योजना। अब क्योंकि पूरा चैप्टर ही योजना के ऊपर है, तो योजनाएं बनेगी, मास्टर प्लान बनेंगे। तो मास्टर प्लान बनने के पहले सर्वे किया जाता है। तो सर्वेक्षण के बारे में और मास्टर डेवलपमेंट स्कीम जो है, योजना, मास्टर डेवलपमेंट स्कीम, मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करने के बारे में धारा 159 में लिखा हुआ है। तो नगर पालिका नगर नियोजन के लिए, नियोजन का मतलब प्लानिंग के लिए, नगर नियोजन और समेकित विकास के लिए, एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए, भूमि के संतुलित उपयोग के लिए, नगर के लिए विस्तृत सर्वेक्षण के बाद, ये सर्वेक्षण की बात होगी, एक पूरा विस्तृत सर्वे होगा। सर्वेक्षण के बाद मास्टर विकास योजना के साथ साथ अन्य योजना भी तैयार कर सकेगी। ठीक है, अलग अलग, अभी आगे हम पढ़ने वाले, अलग अलग योजना की अलग अलग कालावधि होती है। इस प्रकार योजना तैयार करने के लिए नगर पालिका महानगर योजना, यहां पर ध्यान देना, इस प्रकार की योजना तैयार करने के लिए जो नगर पालिका है, एक तो महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति या जिला योजना समिति, जिला योजना समिति, इन दोनों को भी याद रखना यहाँ से, क्योंकि इनका काम ही इसी के लिए बना है। ये संविधान में इनका मेंशन भी है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 243 जेड ई में आपको इसके बारे में मेंशन मिलेगा, महानगर योजना समिति। और इसकी बात करूँ तो मैं ये मिलेगी आपको 243 जेड डी। ठीक है, यह ग और यह अंग, इनके बारे में तो आप जेड डी और जेड ई से याद रखना। इनका काम क्या है? जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति बनी किस लिए? इसलिए बने कि जो भी योजनाएं चलती है, तो योजना चलते में इनमें इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। इनका काम ही है योजना तैयार करना। तो जब योजना तैयार की जा रही है तो यहाँ पर इनसे भी समन्वय किया जाता है से। और राज्य के जो मुख्य नगर नियोजक, एक तो इन दोनों समितियों से समन्वय किया जाएगा, दूसरा राज्य के मुख्य नगर नियोजक। आपने अभी आरपीएससी की एक नई वैकेंसी आएगी, इसके बारे में भी देखा होगा, मुख्य नगर नियोजक की एक नई वैकेंसी निकली है ना। तो जो टाउन प्लानर होता है उससे भी यहाँ पर समन्वय यहाँ पर नगर पालिका करेगी। तो दोनों किस किस से, योजना तैयार करने के लिए किस किस से समन्वय किया जाता है? तो महानगर योजना समिति या फिर जिला योजना समिति। महानगर समिति में महानगर के जो भी महानगर घोषित किया हुआ है उस नगर पालिका के अंदर जितने भी नगर पालिका सदस्य आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा भी है कि साथ में कोई जिला परिषद के जो सदस्य आ रहे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और इसी जिला योजना समिति में भी हमने पढ़ा था पहले 4/5 सदस्य होते हैं, वो तो जिले के ही जो स्थानीय निकाय होते हैं, जिले के अंदर जो भी जिला परिषद है और नगर पालिका आ रहे हैं उनके सदस्य होते हैं, प्लस 5 सदस्य जो होते हैं, 3 पदेन सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत सदस्य इसमें होते हैं जिला योजना समिति। इसके अलावा राज्य के जो मुख्य नगर नियोजक है उससे समन्वय स्थापित करेगी। तो नगर पालिका महानगर योजना समिति या जिला योजना समिति या फिर मुख्य नगर नियोजक से समन्वय स्थापित करेगी। अब यहाँ पर तो एक सवाल तो यहाँ से बनने की संभावना रहती है कि किसके साथ मिलकर वो काम करती है। दूसरा सवाल यहाँ से बन सकता है, विभिन्न प्रकार की योजना और उनके लिए तय समय सीमा किसकी है? जो मास्टर डेवलपमेंट स्कीम्स होती है, मास्टर विकास योजना जो बनती है, उसके वो 20 साल के लिए प्लान किया जाता है कि अगले 20 साल में हमें नगर का नियोजन किस प्रकार करना है। तो अगले 20 साल के लिए पूरी योजना बनती है, तो उसको होता है मास्टर प्लान। ठीक है,
निष्पादन योजना जो होती है, निष्पादन योजना में एक 5 साल के लिए होता है वार्षिक नगर पालिका कार्य। अब नाम ही वार्षिक है तो ये 1 वर्ष के लिए होते थे, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो मास्टर विकास प्लान जो बनता है वो 20 साल के लिए बनता है, निष्पादन जो ये प्लान बनता है वो 5 साल के लिए, और वार्षिक नगर पालिका कार्य योजना ये 1 साल के लिए। नगर पालिका इन योजनाओं के अलावा भी प्रत्येक वार्ड के लिए, ये तो हो रही है पूरी नगर पालिका के लिए, प्रत्येक वार्ड के लिए भी आवश्यक योजना या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्राप्त निर्देश के अनुसार योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन कर सकती है। तो ये हो गए अलग अलग योजना के बारे में। इसके अलावा मास्टर विकास योजना नगर पालिका के विकासशील क्षेत्र की आवश्यकताओं का, जो भी विकासशील क्षेत्र है उनकी आवश्यकताओं का हित साधन करने के लिए, उपयोगिताओं के, नगर नागरिक सुविधाओं के लिए, सामुदायिक पर सुविधाओं के लिए, पूरे समुदाय के मतलब जो पब्लिक जो भी सुविधाएं डेवलप की जा रही है उनके लिए, आवास, संचार और यातायात के नेटवर्क, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास की परियोजनाओं या स्कीमों के लिए समयबद्ध विकास को संक्षेप में स्पष्ट करेगी। ये इसकी मेन बात है, वो स्पष्ट करेगी और जहां अपेक्षित हो वहां निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध कर सकेगी। अब निम्नलिखित मामले कौन से? अब पूरी एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। वो पूरी लंबी लिस्ट आपको बुक में भी मिल जाएगी, मैंने भी यहाँ पर एज इट इज लिखी, क्योंकि यहाँ पर लिखने का भी कोई विशेष महत्व नहीं है, सारा का सारा एज इट इज बुक में लिखा हुआ, और नहीं लिखेंगे तो भी ऐसा इसमें कोई याद रखने वाला या ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अगर नगर में आप सारी की सारी चीजें वैसे की वैसे आप वैसे भी इसमें जानते हैं। तो मैं एज इट इज, आप भी पीडीएफ में से पढ़ लेना, बुक में से पढ़ लेना, मैं यहाँ पर मैं इसको पढ़ लेता हूँ। बस ये है कि इसमें रटने की ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, इसमें देख लेना कि भाई क्या क्या नगर पालिका काम करती है, योजना किस किस के लिए बनाती है, बस हमें नॉलेज में रहना चाहिए। तो क्या है, नगर की जो भी ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य, वैज्ञानिक रुचि और शैक्षिक मूल्यों की वस्तु है, आकृतियां, संरचना और स्थानों का परिरक्षण करना, ठीक है, इन सब का इनको प्रिजर्व करना, ये काम है। भूशरण का निरोध, अगर जमीन खराब हो रही है, ठीक है ना, बंजर हो रही है, फिर भूषण का निरोध करना, वनीकरण और पुनः वनीकरण का उपबंध है। वनीकरण का यहाँ पर मतलब है कि जरूरी नहीं कि वन डेवलपमेंट, मतलब वनस्पति का जो डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं कि नगर है तो वहां पर किसी प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, वो भी उसी अनुपात में होना चाहिए। जल अभूमि क्षेत्रों, नदियों, नालियों, झीलों और जलाशयों का भी सुधार करना, सिंचाई, जल प्रदाय और जल विद्युत संक्रमण, बाढ़ नियंत्रण और जल तथा वायु प्रदूषण का निरोध करना, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं वहां पर करना, जिला व्यापार केंद्र, अन्य शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, निर्यात उन्मुख औद्योगिक क्षेत्र, क्लियरिंग हाउस, स्थायी प्रदर्शनी केंद्र, पशु मेले और बाजार, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल सिंपल बस आपको ध्यान में रखना चाहिए, बहुत रटने करने की इसमें यहाँ से सवाल पूछने की संभावना कम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं कराने योग्य खेलकूद और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने हैं, मनोरंजन पार्क जिसमें कृत्रिम झीलें हो, जलाशय, ये सम्मिलित है। सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स जिसमें नाट्यशाला है, सिनेमाघर है, स्टूडियो है, आमोद प्रमोद के केंद्र, कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉम्प्लेक्स, कंसर्ट हॉल, टाउन हॉल और ऑडिटोरियम सम्मिलित है। पर्यटक कॉम्प्लेक्स जिसमें होटल है, मोटल है, कार भाड़ा संबंधी सेवाएं, संगठित टूर और ट्रैक सम्मिलित है। भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन, भूमि का साधारण वितरण और साधारण अवस्थिति और वह सीमा जिस तक भूमि आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक, कृषि या वन के रूप में खनिज निष्कर्षण के लिए, अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। जो मेन बात यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर खनिज के आकर्षण और उद्योग के लिए जो काम के लिए आ सकती है। खुले स्थान, उद्यान, मनोरंजन केंद्र, चिड़ियाघर, नेचर रिजर्व, पशु अभ्यारण्य, डेयरी और स्वास्थ्य रिसोर्ट और अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण। अधिक जनसंख्या और औद्योगिक रूप से संकुचित क्षेत्र से जनसंख्या उद्योग स्थान परिवर्तन करना, है ना, जहां पर बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाती है, जहां पर चाहे उद्योग हो चाहे जनसंख्या, तो वहां पर उनको अलग अलग जगह पर वापस स्थान परिवर्तन करना। जनसंख्या के घनत्व या संकुचित क्षेत्रों का अंकन करना और ऐसे क्षेत्र में अनुज्ञात किए जाने वाले जनसंख्या घनत्व उद्योग केंद्र का अंकन करना, ठीक है। इसके अलावा हाउसिंग के लिए काम करना, आवासन के लिए काम करना। जो निचली भूमि है थोड़ी सी, कई बार होता है कि नॉर्मल प्लेन एरिया से भी नीचे की जो भूमि होती है, कोई दलदली भूमि या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना या ठीक करना या भूमियों को समतल करना, विद्यमान निर्मित क्षेत्रों का पुनर्विकास करना और उनमें सुधार करना, ये सारे के सारे काम मास्टर विकास योजना के तहत भी आ सकते हैं, ठीक है। मास्टर विकास योजना उन विभिन्न जोनों को भी परिभाषित कर सकेगी, कुछ ऐसे अलग अलग जोन भी बना सकती है जिनमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका विकास के प्रयोजनों के लिए विभाजित किया जाए, ठीक है। तो 1 लाख से अधिक वाली जो भी जनसंख्या वाली नगर पालिका अगर ऐसे जोन बनाए तो उनके लिए भी वो परिभाषित कर सकते हैं और ऐसी रीति उपदर्शित कर सकेगी जिसमें विकासात्मक कार्य किए जाने हैं और जिसमें प्रत्येक जोन में भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, चाहे उसमें विकास कार्य करते हुए या फिर नहीं करते हुए भी। और ऐसे प्रोसेस, ऐसे प्रक्रम जिनमें ऐसा कोई विकासात्मक कार्य करते हुए ऐसा कोई विकासात्मक कार्य किया जाना है, ढांचे के वहां पर किस तरह के एक मॉडल वहां पर बनेंगे, ठीक है, आधारभूत प्रतिमान यानी किस तरह के मॉडल वहां पर तैयार किए जाएंगे, के रूप में कार्य करेंगे, जिनमें विभिन्न जोनों के लिए विकास योजनाएं
तैयार की जा सकेगी। तो मास्टर विकास योजना यहाँ पर कह रहे कि अलग अलग जोन भी बनाकर उनको भी परिभाषित कर सकती है। इसके अलावा ये नेक्स्ट ये ध्यान में रखना है, नगर पालिका लोकहित में आवश्यक होने पर किसी जोन के क्षेत्र को वापस से परिवर्तित भी कर सकेगी। राज्य सरकार भी स्व प्रेरणा से या 1 लाख से कम जनसंख्या वाली भी, अभी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली की बात हो रही थी, 1 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका के प्रस्ताव पर ऐसी नगर पालिका के लिए जोन विकास योजना और सेक्टर योजना भी तैयार कर सकेगी। नगर पालिका ऊपर वर्णित कानून का मतलब ये इसी अधिनियम की बात हो रही है द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाओं के मामले में उनमें सम्मिलित की जाने वाले विकास की मदों और अपेक्षित सर्वेक्षणों की सीमा के बारे में, विकास की मद यानी कितना कितना अमाउंट उसमें लगेगा और अपेक्षित सर्वेक्षणों की सीमा के बारे में भी निश्चय कर सकेगी। नगर पालिका मास्टर विकास योजना में सम्मिलित जो भी मास्टर डेवलपमेंट प्लान बन रहा है, इसको प्लान कह सकते हैं, मास्टर डेवलपमेंट प्लान, उसमें सम्मिलित किसी भी स्कीम का उसके वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिम्मा ले सकेगी। अब जो आपने मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनाया है, क्या आपके पास उतना पैसा भी है या नहीं, तो पैसे को आपके पास जो वित्तीय संसाधन है उसको उपलब्धता को ध्यान में रखकर वो मास्टर डेवलपमेंट प्लान बनता है। तो ये तो हो गया मास्टर डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, अलग अलग किन किन के लिए तैयार किया जा सकता है वो हमने सारा के सारा एक पूरी लिस्ट पढ़ ली। अब दूसरा जो है धारा 160, ये इस धारा को भी आप याद रख सकते हैं, धारा महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, इसमें प्रोसेस है, प्रक्रिया है, योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। तो योजना तैयार करना और उसकी मंजूरी के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, वो प्रोसेस है, तो यहाँ पर हमें पढ़ना है प्रोसेस। तो नगर पालिका योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी, एक फॉर्मेट तैयार करके उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराकर तथा निर्धारित समय निरीक्षण की, कोई भी इसका निरीक्षण कर सकता है आम नागरिक, तथा निर्धारित समय में किसी भी व्यक्ति से आक्षेप या सुझाव, इसके लिए आप सुझाव लिख सकते हैं, सुझाव प्राप्त करने के लिए तय नोटिस प्रारूप में प्रकाशित करेगी। एक नोटिस प्रारूप, इसमें एक नोटिस आएगा कि हमने योजना का एक प्रारूप तैयार किया, आप में से नगर पालिका किसी भी निवासी व्यक्ति को कोई आक्षेप यानी कोई भी आपत्ति है इस पे, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नगर पालिका आवश्यक होने पर योजना प्रारूप को अंतिम रूप देने से पूर्व इस प्रारूप पर विचार करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर एक सलाहकार समिति का गठन भी कर सकेगी। इसी सलाहकार समिति, ध्यान रखना, एक तो धारा 160 में है। तो अब यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि वैसे ये कर सकती है, आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर है, मतलब ऐसा नियम नहीं कि ये तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक सलाहकार समिति भी गठन कर सकती है जो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती है। सामान्य नागरिक भी करा सकता है, लेकिन ये अब इस सलाहकार समिति में कौन कौन शामिल है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक सलाहकार समिति बनती है, हमने 5 सदस्यों के बारे में बात की। एक तो नगर पालिका के समझ सदस्य का मतलब यहाँ पर जो भी वार्ड सदस्य है उन सबकी बात हो रही है। इसके अलावा 6 प्रतिनिधि लगभग यहाँ पर लिए जाते हैं, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार और वृत्तियों के संगमों के प्रतिनिधि। तो जो भी उद्योग से जुड़े हुए वो सब लोग आएंगे, क्योंकि नगर पालिका में जो मास्टर प्लान तैयार हो रहा है ये सारे के सारे लोग इनसे प्रभावित होंगे। उद्योग व्यापार तो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कुछ भी अगर आप बना रहे हैं, किसी का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ सकता है तो किसी का व्यापार बंद भी हो सकता है। तो उद्योग, वाणिज्य और व्यापार वृत्तियां यानी जो भी पेशा है उनके संगमों के प्रतिनिधि। नगर में अवस्थित शैक्षिक संस्थान है ना, चाहे वो निजी हो सरकारी हो, तो उन सभी संस्थानों से भी 6 प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। नगर में अवस्थित प्रमुख गैर सरकारी संगठन जो भी एनजीओज हैं उनसे भी 6 प्रतिनिधि, और नगर के कोई भी अन्य 6 गणमान्य प्रमुख नागरिक हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो उद्योग से आ जाएंगे, शिक्षा से आ जाएंगे, एनजीओ से आ जाएंगे और 6 अन्य, और नगर पालिका के सारे सदस्य तो होंगे। तो मुश्किल नहीं है, याद रखना, उद्योग से आ जाएंगे, शिक्षण संस्थानों से आ जाएंगे, एनजीओ से आ जाएंगे और 6 अन्य कोई भी नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं। सलाहकार समिति जो ये बनी उसके समस्त आक्षेपों, सुझाव और अभ्यावेदन यानी जो भी आपत्ति इनकी आई है यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात नगर पालिका योजना के अनुमोदन के लिए फिर किसके पास भेजेगी, राज्य सरकार के पास। यानी कि पहले तो एक योजना तैयार हुई, नोटिस भेजा आम लोगों के लिए कि आपको कोई आपत्ति है, नहीं है, तो उसके बाद आगे का प्रोसेस, या फिर जरूरत पड़ने पर एक सलाहकार समिति बनाई जा सकती है। सलाहकार समिति के बाद विचार करने के बाद इसको अनुमोदन के लिए किसके पास भेजेगा, राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार के अनुमोदन होने के पश्चात योजना को अंतिम रूप से मंजूर नगर पालिका करेगी। योजना के प्रारूप, उसका फॉर्मेट जो भी है, और अंतर वस्तु या इस योजना में क्या क्या शामिल है, तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में और ऐसी योजना के तैयार किए जाने और मंजूरी से संबंधित किसी भी अन्य के मामले के संबंध में उपबंध उपविधियों के द्वारा किए जा सकते हैं। कोई भी जो इस अधिनियम में लिखा हुआ इसके अलावा भी कोई और कानून बनाकर इसके बारे में और भी प्रावधान किया जा सकता है। ये प्रक्रिया हो गई। अब आ रही है योजना परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कब से लागू होगी, उसकी तारीख। राज्य सरकार द्वारा योजना मंजूर किए जाने के तुरंत पश्चात, राज्य सरकार ने योजना मंजूर कर लिया, यानी इसका मतलब है कि राज्य सरकार, इसमें इंपॉर्टेंट है, हर योजना अल्टीमेटली नगर पालिका के पास ही होता है।
पर राज्य सरकार की योजना राज्य सरकार के पास भेजना और राज्य सरकार के अनुमोदन लेना जरूरी होता है। एक नियम परंपरा है। सामान्यतः असली जो तय करता है वो सारे के सारे नगर पालिका ही तय करती है, ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस, इतनी सारी नगर पालिका सबके पास, राज्य सरकार के पास वहां पर जाता है। राज्य सरकार द्वारा योजना मंजूर किए जाने के तुरंत उसे लोक नोटिस के द्वारा ये उल्लेख करते हुए कि योजना का अनुमोदन किया जा चुका है, एक ऐसा और नोटिस जारी हुआ, और उस स्थान का नाम देते हुए जहां योजना की प्रति, आप पूरी योजना, उस स्थान मतलब आप कहां पर आकर योजना की में क्या क्या है वो चीजें देख सकते हैं, उस स्थान का नाम, कि समस्त समुचित कालांशों में, मतलब किस टाइम पर, यानी स्थान और समय बताएंगे कि इस स्थान पर और इतने समय में आकर आप योजना का प्रारूप दे सकते हैं जिसको अंतिम अनुमोदन मिल गया है। निरीक्षण किया जा सकता है और प्रकाशित किया जाएगा, और उपयुक्त नोटिस के, जो नोटिस जारी कर रहे हैं ये वाला लोक नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से ये योजना परिवर्तन में मानी जाएगी। देखो, लोगों से पहले ही आपत्ति ली जा चुकी है, समिति से भी आपत्ति ली जा चुकी है, अब राज्य सरकार से भी योजना का मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी मिलने के बाद जिस दिन नोटिस जारी करेगा उसी दिन से ये योजना परिवर्तन में यानी एनफोर्स में आ जाएगी, लागू हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर योजना के बारे में पढ़ लिया, उसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ लिया, प्रक्रिया के बाद हमने यहाँ पर तारीख पढ़ ली, और तारीख के बाद अब सवाल आ रहा है क्या योजना की पूरी ये प्रकाशित होने के बाद हमने परिवर्तन लागू कर दिया, उसके बाद भी कोई इसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, तो उपांतरण की बात यहाँ पर हो रही है। योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा तो कुछ हो नहीं, जैसे ही लागू किया मैं बाद में पता चला कि नहीं ये ठीक से लागू होने में कई तरह की दिक्कत है, इसको चेंज किया जाना चाहिए, तो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। नगर पालिका योजना के परिवर्तन में आने के पश्चात किसी भी समय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से चेंज कर सकती है, लेकिन कैसे, क्योंकि जब योजना पहली बार बनी है तो राज्य सरकार का अनुमोदन, तो क्या चेंज बिना राज्य सरकार के अनुमोदन से हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से योजना में आवश्यक उपांतरण यानी कुछ भी चेंजेस, मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन कर सकती है। ऐसे उपांतरण योजना के स्वरूप में तात्विक उपांतरण, ध्यान रखना, ये जो उपांतरण किए जा रहे हैं, इसमें एक बात और जो जोड़ी हुई इसी 162 में, तात्विक उपांतरण का मतलब मटेरियल अल्टरेशंस तथा भूमि के उपयोगों की सीमा, भूमि के उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से संबंधित नहीं होनी चाहिए। अब तात्विक उपांतरण का मतलब है कि आपने बिल्कुल, जैसे मान लो कि आपने पहले बताया कि हम इस तरह से यहाँ पर रोड निकालेंगे, इतनी जमीन, भूमि के उपयोगों की सीमा के हम इतनी ही जमीन लेंगे। बाद में आप इस तरह का नहीं कर सकते कि रोड हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, हम तो इस डायरेक्शन में निकालेंगे, या इस जगह पर नहीं निकाली जाएगी, किसी और जगह पर निकाली जाएगी, इस तरह का चेंजेस नहीं किया जा सकता है। भूमि का उपयोग, जैसे आपने कोई बना रहे, खास आपने भूमि ली है, आपने कहा कि नहीं इतनी नहीं, हमें तो इतनी भूमि की जरूरत पड़ेगी, या फिर जनसंख्या घनत्व के मान को कहां कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस तरीके से चेंज, प्रोसेस में कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन इस तरह का मटेरियल अल्टरेशंस नहीं किया जा सकता। ये भी बात इसमें यहां पर लिखी हुई है, यानी कि पूर्व जो योजना है उसके आधार पर आपको चलना होगा। ऐसे किसी भी उपांतरण करने पर नगर पालिका नोटिस जारी कर तय समय में वापस आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करके उन पर विचार करेगी लोगों से। यानी पहले नोटिस जारी किया, इस बार फिर से नोटिस जारी किया, अगर आपने कुछ प्रोसेस में भी चेंजेस किया कि हम ये थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वापस किसी को अगर आपत्ति है तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। समस्त उपांतरण को प्रकाशित किया जाएगा, तो प्रकाशन की तारीख या नगर पालिका द्वारा राजपत्र में तारीख से प्रभावी माने जाएंगे। तदुपरांत उपांतरित योजना इस अधिनियम के समस्त आशय और समस्त प्रयोजन के लिए यह भी परिवर्तन में आ जाएगा, तो चेंजेस है वो भी अब लागू हो जाएंगे। किसी भी उपांतरित योजना के परिवर्तन में आने पर पूर्वगामी धाराओं के अलावा किसी भी अन्य धारा में जो मास्टर विकास योजना या किसी भी अन्य योजना के प्रति निर्देश को इस धारा के उपबंधों के अधीन ही माना जाएगा, यथा उपांतरित मास्टर विकास योजना किसी अन्य योजना के निर्देश के रूप में अर्थान्वित किया जाएगा। अब क्योंकि जो चेंज होने के बाद इस धारा के अधीन जो लागू हो गया, तो पूर्व धारा में जो भी यहाँ पर योजना थी वो अब इस धारा के अधीन ही माने जाएगी। राज्य सरकार के अंतिम अनुमोदन के बिना इस धारा के तहत कोई भी उपांतरण नहीं किया जाएगा, ये बात हमने पहले भी नोट करके लिख ली है। अब योजना का क्रियान्वयन करना है। योजना अब लागू हो चुकी है, तो किसी भी योजना के परिवर्तन में आने के पश्चात नगर पालिका योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही अब आरंभ कर सकती है। बस इतनी सी बात लिखी है कि क्रियान्वयन, यानी हमें याद रखना है धारा 163 में इसके क्रियान्वयन के बारे में लिखा हुआ है। धारा 164 में क्या है? धारा 164 में लिखा हुआ इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजना। ये जो अधिनियम 2009 का अधिनियम आया, इसके पहले भी हालांकि अधिनियम तो काम कर ही रहे होंगे, है ना, 1959 से चालू है इसमें तो अपना नगर पालिका अधिनियम, उसके पहले भी 1959 में ही अधिनियम बन चुका था, लेकिन 2009 के अधिनियम की बात हो रही है। इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं, इस अधिनियम के जो अब हमने मास्टर प्लान बनाए, इस अधिनियम की तैयार की गई
के अंदर ही अधीन ही समझी जाएगी और आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू हो जाएंगी। जो मान लो कि पहले भी कोई मास्टर प्लान चल रहे हैं, अब सारे के सारे पहले कोई अलग अधिनियम था, उसके अधिनियम के अनुसार, उस कानून के अनुसार चल रही थी, अब वो सारी के सारी इस कानून के हिसाब से ही चलेगी और जरूरत पड़ी तो उसमें जो आवश्यक परिवर्तन करके उस हिसाब से लागू। परंतु जैसे ही इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई योजना मंजूर हो जाती है तो विधि के किन्हीं भी अन्य उपबंधों के अधीन अन्य कोई भी मास्टर विकास योजना परिवर्तन में नहीं रहेगी। तो यही बात है, पहले किसी भी कानून के तहत, किसी भी अधिनियम के तहत कोई भी मास्टर विकास योजना थी, ये योजना लागू होने के बाद सारे के सारे उन योजनाओं पर भी यही नियम लागू होंगे। ये धारा 164 में लिखा है। और लास्ट, इस क्लास की हम लास्ट बात कर रहे हैं धारा 165 की। योजना का पुनरीक्षण, उसका रिव्यू किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, वो टाइम इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। नगर पालिका स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार के निर्देशन पे, आदेश पर किसी भी योजना की परिवर्तन की तारीख से 10 वर्ष के भीतर 10 साल के भीतर उसका वापस रिव्यू, देखो अभी हमने कहा कि मास्टर डेवलपमेंट जो प्लान बनता है वो तो 20 साल के लिए होता है, लेकिन वापस रिव्यू किया जा सकता है 10 साल के भीतर 10 साल के भीतर उस योजना का वापस से रिव्यू कर सकेगी, पुनरीक्षण कर सकेगी नगर पालिका। इसके लिए आवश्यक होने पर नई सर्वे रिपोर्ट, अब आप देखो 10 साल में कितनी जनसंख्या चेंज हो जाती है, लोगों की जरूरतें कितनी चेंजेस हो जाती है, कितना डेवलपमेंट हो जाता है, तो वापस रिव्यू भी इसका किया जा सकता है, तो वापस सर्वे कराया जा सकता है और नए भू उपयोग मानचित्र तैयार करवाएगी। 10 साल में तो कितने नगर में कितने घर, बिल्डिंग्स वगैरह बन जाती हैं। इस प्रकार किए गए पुनरीक्षण पर वे सभी उपबंध लागू होंगे जो किसी योजना की तैयारी, प्रकाशन और मंजूरी के संबंध में, अभी जो हम पिछली धाराओं में पढ़े वो सारे के सारे उपबंध यहाँ पर भी लागू होंगे। ठीक है, एक बार ऐसा करते हैं, 165 तक हमारे यहाँ पर हो गया। एक बार हम शॉर्ट में सारे के सारे जो धारा है उसको पढ़ लेते हैं। धारा महत्वपूर्ण है, मेरे ख्याल से आप जब धारा पढ़ोगे तो सारा का सारा आपको वापस याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 159 से शुरू की। इसमें क्या है, सर्वेक्षण करना और जो भी उसके लिए मास्टर विकास योजना, मास्टर डेवलपमेंट प्लान है और अन्य योजनाएं तैयार करना, ये लिखा हुआ है। योजना के लिए प्रक्रिया क्या होगी, योजना तैयार करना और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी, 160 में लिखा हुआ है। जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब ये लागू होगा, तो परिवर्तन की तारीख, ठीक है, जिस तारीख से लोक नोटिस जारी हो जाएगा उसी तारीख से ये परिवर्तन में आ जाएगा। क्या जारी होने के बाद, लागू होने के बाद क्या उसका वापस से उसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, ये धारा 162 में पड़ा। ठीक है, मॉडिफिकेशन होने के बाद योजना का क्रियान्वयन, तो अपनी कार्रवाई आरंभ कर सकेगी वापस, ये लिखा था। और 164 में लिखा कि इस अधिनियम के पूर्व जितनी भी फिर जो तैयार थी वो सारे के सारे इस अधिनियम के अधीन मानी जाएगी। और धारा 165 में था कि योजना का वापस के वापस रिव्यू किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम धारा 165 तक ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 166 के बाद पढ़ेंगे। कोशिश अपनी यही है कि इसको छोटे छोटे वीडियो में पार्ट में अगर बांट कर पढ़ेंगे तो याद रखना इस तरह से आसान होगा। इस बार ये मैंने थोड़ा सा एक नई चीज की कि वापस से रिपीट किया, मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा ज्यादा ठीक लगेगा, है ना। वैसे तो जब भी आप पढ़ रहे हैं, आप भी अपने नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स में लास्ट में एक बार वापस सारी की सारी धाराओं को वापस लिख लीजिए। कोर्स खत्म होने के बाद भी एक बार हम करेंगे, जितनी भी हमने धारा पढ़ी उसमें जो एक बार सारी धाराओं को लिख देंगे और जो महत्वपूर्ण धाराएं होगी उसको भी एक बार वापस एक साथ समेकित हम यहाँ पर कर लेंगे। तो इनको एक बार आप वापस देख लेंगे तो सारे के सारा आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम वापस नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। थैंक यू।